मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जहाँ पर टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, और उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। तो अगर जैसे हमारा ये कर्व्ड रोड है, ओके, जहाँ पर हमको टर्न लेना है और इसके ऊपर हमारा व्हीकल चल रहा है, ये व्हीकल है और दीज आर द टायर, है ना, ये व्हील्स है उसके, इट इज़ द फ्रंट व्यू, उसका फ्रंट व्यू हम यहाँ पर बना रहे हैं। दीज आर द हेडलाइट। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो और इस पे फोर्स देखते हैं तो कितने फोर्स लगते हैं इस व्हीकल को, इज़ द हेडलाइट। ओके, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये ऐसा कुछ। अब अगर इस व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा, तभी ये सर्कुलर पाथ इस सर्कल पे कर सकता है। ओके, सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ हम mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर इसके व्हीकल की इसके व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, एक नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम N1 कहते हैं जो कि अंदर वाले व्हील्स के ऊपर लग रहा है। ओके, और एक नॉर्मल रिएक्शन जिसे हम N2 कहते हैं जो बाहर वाले मतलब जो आउटसाइड है, ओके, व्हील्स पर लग रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस देखें तो वो 2 है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसे सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है, मतलब ए पर हमें वो डिस्टेंस है वो हम मान के चल रहे हैं। अच्छा, इसके सेंटर ऑफ मास का हाइट जो है वो हम h कंसिडर करके चल रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। ओके, तो यहाँ पर जब इस व्हीकल पर मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, N1 लग रहा है, N2 लग रहा है, mv²r भी यहाँ पर है और एक नीचे इसका वेट भी लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी mg। ओके, इतने फोर्स लग रहे हैं। जब मल्टीपल फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पर लगते हैं तो ये व्हीकल जो है वो गोल टर्न हो सकता है, घूम सकता है। ओके, और वही कंडीशन हमको आज देखना है कि क्या मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए या क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिससे वो ना तो स्लिप करे, ओके, ना तो स्लाइड करे और ना ही वो ओवरटर्न करे। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन हमारे पास में है कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, सो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg। दिस इज कंडीशन नंबर 1। दूसरा, F शुड बी इक्वल टू mv²r, है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। ये फ्रिक्शन फोर्स है, कैसा होना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर नोट डाउन आपको करना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि नहीं तो वो इस रोड पर ऐसा मूव करने लगेगा, स्कीड करने लगेगा। ओके, और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टैटिक होना चाहिए, वो उसके रोड के ऊपर चले। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 बना। और इन दो कंडीशन से हम इन वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास जी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम ये कर भी सकते हैं। मल्टीपल फोर्स यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर टॉर्क बैलेंसिंग यूज़ करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हमने यूज़ किया टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट जी इज द सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने टॉर्क बैलेंस किया। ओके, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर देखें तो mv²r का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, है ना। ये जो mv²r है इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका टॉर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है। और mg का टॉर्क भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो mg को भी हमको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो और नॉर्मल रिएक्शन N1 जो है वो इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और N2 जो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मतलब N2 और उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस a इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स और उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस h प्लस N1 इंटू उसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस a। ओके, क्योंकि यहाँ से सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस N1 की अगर हम देखेंगे तो a है, N2 की भी a है, और फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस सरफेस के
पैरेलल लग रहा है, रोड के पैरेलल लग रहा है, उससे सेंटर ऑफ मास का हाइट हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस h कंसिडर कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बना n2 इंटू ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, और वो होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू h एज इट इज प्लस n1 इंटू ए। ओके, अब यहाँ पर इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे और इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 3 मिला है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n1 L2 का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं और n1 का वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पर पुट करते हैं। तो n2 इंटू ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस इंटू एच प्लस n1 का वैल्यू हमने रखा mg माइनस mg माइनस n2 इंटू ए। ओके, और यहाँ पर n2 वाले टर्म को हम दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो a यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमको मिलेगा n2, तो इट विल बिकम 2n2 इंटू ए। ओके, आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं mv स्क्वायर बाय आर इंटू एच प्लस mg इंटू ए। तो यहाँ पर अगर हम n2 का वैल्यू फाइंड करें तो वो हमको मिलेगा mv स्क्वायर बाय आर h बाई 2a, ओके, प्लस mg डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास n2 का वैल्यू मिला। ओके, अब हम इस n2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा n1 का वैल्यू, और n1 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू हमारे पास मिलेगा, है ना, वो मिलेगा mg डिवाइडेड बाई 2 माइनस mv स्क्वायर बाय आर h डिवाइडेड बाई 2a, है ना। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, n2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करके n1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n2 कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, पर n1 कुछ कंडीशन पर ज़ीरो हो सकता है क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बन सकती है कि n1 ज़ीरो होगा, और जब n1 ज़ीरो होगा तो n2 के अबाउट पूरा जो व्हीकल है वो टर्न होने लगेगा, है ना। तो जो व्हीकल है वो कैसे टर्न होगा, वो टर्न होगा आउटसाइड, है ना। जब स्पीड है क्रिटिकल स्पीड से तो वो आउटसाइड ऐसा टर्न होने लगेगा, और उसके लिए फॉर ओवर टर्निंग, अगर हम ओवर टर्निंग की बात करें तो n1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा mg डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर h बाई 2a। तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, mg भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा। v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर जी ए डिवाइडेड बाई h। ओके, तो यहाँ पर v का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा, इक्वल यहाँ पर हम नहीं रखते हैं, ये v का वैल्यू जो है अगर हमको ओवरटर्न को रोकना है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू आर जी ए डिवाइडेड बाय एच और इसका रूट, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है। अगर ओवरटर्न को रोकना है सो दिस वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, सॉरी शुड बी लेस देन दिस मैक्सिमम वेलोसिटी, तभी वो n1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ओवरटर्न को हम रोक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमारे पास में स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें वी मैक्स का वैल्यू ही फाइंड करना है। वी मैक्स का फार्मूला कितना आया हमारे पास में, GRA डिवाइडेड बाय H। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर अ व्हीकल टेकिंग अ टर्न हॉरिजॉन्टल कर्व विथ वेलोसिटी v इफ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 2 मीटर गिवन है, सो a का वैल्यू हमारे पास में 1 मीटर हो जाएगा। तो a का वैल्यू हम 1 मीटर पुट कर देंगे। द सेंटर ऑफ मास इज अबव 1 मीटर फ्रॉम द रोड, तो मतलब h का वैल्यू भी यहाँ पर कितना है, 1 मीटर गिवन है। ओके, और रेडियस जो है वो 57.6 मीटर गिवन है। तो r का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, g का वैल्यू हम 9.8 पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैलकुलेशन बड़ा इजी होगा। यहाँ पर हमें इसे भी ऑफ कर देते तो आपको स्पेस मिल जाएगा। सो वी मैक्स इज इक्वल टू रूट, जी का वैल्यू हम 9.8 रखेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पर 57.6 हो जाएगा,
ए का वैल्यू 1 हो जाएगा और एच का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी 9.8 इंटू 57.6, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ द chitraeducation.co.in, और वहाँ पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे।